इत्तेफाक न होने की सूरत में केस बड़ी बेंच के सुपुर्द। गुरदासपुर में दहशतगर्दाना हमले के बाद पुलिस स्टेशन में फटा बम, किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। पीर को दहशतगर्दाना कार्रवाई में मारे गए थे 13 लोग। और बीसीसीआई का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज खेलने से इंकार, कहा मुल्क की सिक्योरिटी से समझौता नहीं, खेल के लिए अमन का माहौल बनाए पाकिस्तान। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आबाई गांव रामेश्वरम में 30 जुलाई को उनकी तदफीन की जाएगी, जहां वजीर आजम समेत कई दीगर लीडरान भी शामिल हो सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में भी साबिक सदर जमहूरिया को खराज अकीदत पेश किया गया, जिसके बाद दोनों ऐवानों को 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानिब मरहूम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जज्द खाकी को आखिरी दीदार के लिए दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह 10 राजाजी मार्ग पर रखा गया है, जहां बड़ी तादाद में आम और खास लोग उन्हें गुल्हाए अकीदत पेश कर रहे हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, नायब सदर हामिद अंसारी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत कई बड़े लीडरों ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वहीं वजीर दिफा मनोहर पारीकर, तीनों अफवाज के सरबराह, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, वजीर आला अरविंद केजरीवाल, नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इससे पहले गुवाहाटी में वजीर आला तरुण गोगोई और उनकी काबीना के उज़रा ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। He was aged. He was 84 years. Almost 4 years. In October he would have completed 84 years. He was born in October 1931. I was born in December 1935. But my first interaction with Dr. Kalam was when he was scientific advisor to Raksha Mantri, and after the Pokhran blast, Prime Minister Vajpayee, he invited the Congress party leaders, myself, Dr. Manmohan Singh, Sonia Gandhi, and a couple of others were present. And the technical aspects of explosions and Pokhran 2 were explained by Dr. Kalam. And this was really an impressive presentation. शिलांग से दिल्ली लाए गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जज्द खाकी को एयरपोर्ट से उनकी आबाई रिहाइशगाह लाते वक्त रास्ते में आम लोगों की कतारें सड़क के किनारे खड़ी हुई नजर आई, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा शामिल थे। तो ये उन नौजवानों की कतारें हैं कि जो जब उनका जज्द खाकी लाया जा रहा था तो उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए परवानावार वहां मौजूद थे। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में स्कूली तलबा और दीगर लोग उनके जज्द खाकी को खराज अकीदत पेश करने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर खड़े हुए हैं। मायनाज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर मुल्क के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को आखिरी विदाई देने 10 राजाजी मार्ग पहुंचे। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर 1997 में भारत रत्न से नवाजे जा चुके अब्दुल कलाम को आखिरी विदाई देते वक्त काफी जज्बाती हो गए। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान को एपीजे अब्दुल कलाम की सोच पर फख्र है। Kalam was the people's president. He was a president who had the ability to connect with India's young. We will miss him. We will miss his thinking. We will miss his vision. It's quite apt that he worked till the last second of his life. It was the way he lived his entire life, and we are proud of him. वहीं कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के सियासी सलाहकार अहमद पटेल ने कलाम की मौत को पूरे आलम के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है। डॉक्टर कलाम साहब के निधन से वैज्ञानिक जगत और देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है।
एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जिनके बारे में बयान करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है, अल्फाज की कमी है। उनको पद्म भूषण मिला, विभूषण मिला, भारत रत्न भी मिला, लेकिन सही माने में वो एक अनमोल रत्न था और लोगों के दिलों का रत्न था, जो लोगों के दिल में है। उनके जाने से देश को, दुनिया को भी मैं समझता हूं एक क्षति पहुंची है। इट्स अ ग्रेट लॉस टू द कंट्री। हमारे नुमाइंदे नीरज कुमार ने कांग्रेस के सीनियर लीडर करण सिंह से खास बातचीत की। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अब हमारे बीच नहीं है। सभी पार्टियों के नेता राजनीति से उठकर उन्हें याद करें। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करण सिंह साहब हैं। सर, कैसे याद करेंगे उन्हें? देखिए, बहुत मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अद्भुत व्यक्ति थे वो। बड़ी कठिनाई से, बड़े गरीब परिवार से उठ के उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से वो उच्चतम स्तर तक पहुंचे। उनको भारत रत्न मिला, राष्ट्रपति बने। और उनके साथ जो उनका जो तरीका बोलने का था वो बहुत और जैसा था लोगों से। यानी जब वो बात करते थे तो लगता था कि अपने दिल से बात कर रहे हैं। और बच्चों के साथ उनको बहुत प्रेम था। वो स्वयं भी कुछ हंसी जो उनकी थी और बात करने का तरीका था, उसमें कुछ बचपन की झलक लगती थी, लेकिन बड़े योग्य थे। और उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। और अंत में देखिए, जो सबसे अच्छा था कि वो पूरे स्वस्थ रहते हुए, अपना मस्तिष्क स्पष्ट रहते हुए और अपना वक्तव्य दे रहे थे और देते देते गए। आपकी व्यक्तिगत यादें उनके साथ क्या जुड़ी हैं? क्योंकि काफी लंबे समय तक आप लोग जुड़े रहे। सिरे से उन्होंने मुझे पद्म विभूषण दिया था जब मैं हुआ था, वो राष्ट्रपति थे। उस समय वो बड़े प्रसन्न थे। एक बार हम यहाँ मदन मोहन मालवीय जी के स्मारक में इकट्ठे बोल रहे थे। कई जगह हम इकट्ठे बोले और बहुत उन्होंने मेरी आत्मकथा पढ़ी थी। उसमें एक फिक्रा लिखा था मैंने कि जब हम जाएंगे, मैं और मेरी पत्नी, तो हमारे जो अस्थियां हैं वो एक मंदिर के नीचे रहेंगी। वो उन्होंने बात बहुत पसंद की। आप लोग हम उम्र भी थे, लेकिन रास्ता अलग अलग था। अलग अलग रास्ता था, लेकिन अंततः गत्वा सब एक ही जगह पहुंचते, दिल्ली पहुंचते। लोकसभा के साबिक स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। Kalam Sahib has passed away suddenly at Shillong. We had no idea that he was not well. To me, it's a great loss to India, no doubt about it. He was not only a scientist, not only he had been rightly called the missile man of India, but what brought him in contact with the people and the masses, his attitude towards developing the country, his constant effort he made to energize the young people, particularly of this country, to achieve greater and greater heights. बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि किशनगंज कृषि महाविद्यालय का नाम डॉक्टर कलाम की याद में डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय होगा। इसके अलावा दिल्ली के केजरीवाल हुकूमत ने भी तलबा को दी जाने वाली 10 लाख रुपए के लोन स्कीम को डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर रखने का ऐलान किया। इसरो के चीफ ने भी डॉक्टर कलाम को खराज अकीदत पेश किया। Was one of the persons who was responsible for the development of the rocket technology, while he was the project director of SLV, and in his initial years he contributed a great deal to the development of rocket technology in the country. And we remember him as a person who is extremely knowledgeable and then a person of great qualities, and he was very amicable and he used to interact with all the people with great simplicity, and it's a great loss to the country. साबिक सदर जमहूरिया मिसाइल मैन, एरोस्पेस इंजीनियर, भारत रत्न से सरफराज, अवाम में पीपुल्स प्रेसिडेंट के खिताब से मकबूल यानी एपीजे अब्दुल कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। इस मर्द आहन की कामयाबी के सफर पर आइए डालते हैं एक नजर। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों,
तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। किसी ने जर्रे को आफताब बनते देखा है? जमीन की सतह को उभर कर आसमान को छूते देखा है? वो लोग जो ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं, उन लोगों की फहरिस्त में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सरे फहरिस्त होगा। साबिक सदर जमहूरिया, मिसाइल मैन, एरोस्पेस इंजीनियर और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 को जनूबी हिंदुस्तान के रामेश्वरम में हुई। उनका पूरा नाम अबुल फाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। उनके घर में बहुत ऐशो आराम के सामान नहीं थे। ये बातें खुद डॉक्टर कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताई। इब्तदाई तालीम हासिल करने के लिए डॉक्टर कलाम ने अखबार बांटने तक के काम से भी गुरेज नहीं किया। 1963 से 1982 तक डॉक्टर कलाम इसरो से वाबस्ता रहे। पोखरण 2 के जौहरी तजर्बे के वक्त उन्होंने अहम रोल अदा किया। एक साइंसदां और मुहक्किक होने के साथ साथ डॉक्टर कलाम एक बेहतरीन टीचर भी थे। इसी मकसद से उन्होंने चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। उनका टारगेट था मुल्क के 1 लाख तलबा के साथ राब्ता कायम करना। 40,000 तलबा का टारगेट उन्होंने पूरा भी किया, लेकिन उसी दौरान उनकी जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आया जो शायद उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जुलाई 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मुल्क के 11वें सदर जमहूरिया का हलफ लिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बेमिसाल कारकर्दगियों के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से नवाजा गया। अपने जाती तजुर्बों और ख्यालात पर मबनी उन्होंने तकरीबन 11 किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, विजन फॉर द मिलेनियम काबिले जिक्र है। हम उम्मीद करते हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जो ख्वाब उन्होंने देखे थे, उन्हें नई नस्ल जरूर पूरा करेगी। कारवां से कैसे कैसे लोग रुखसत हो गए, कुछ फरिश्ते चल रहे थे जैसे इंसानों के साथ। आज हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिस इंतशार के अहद से गुजर रही है, उसमें जरूरत है तो सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियतों की, ताकि न सिर्फ मुल्क, न सिर्फ दुनिया, बल्कि इंसानियत भी तरक्की की नई मंजिलें तय कर सके। हमारा खराज अकीदत उस अजीम शख्सियत को। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है। मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली विमन कमीशन के सदर का ओहदा संभाल लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने कल स्वाति मालीवाल का इस ओहदे पर तकर्रुरी को मंजूरी दे दी। इससे पहले एलजी ने उनकी तकर्रुरी को मंजूरी देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि इस केस से मुताल्लिक फाइल प्रोसेस के तहत उनके पास नहीं भेजी गई थी, जिसके बाद नया तनाजा खड़ा हुआ था और स्वाति मालीवाल को विमन कमीशन के दफ्तर में न बैठने का हुक्म भी जारी किया गया था। बाद में दिल्ली सरकार ने सही तरीका अपनाते हुए एलजी के पास फाइल भेजी, जिसके बाद एलजी ने उनकी तकर्रुरी को मंजूरी दे दी। स्वाति ने बरखा सिंह की जगह ली है, जिनकी मुद्दत कार इसी महीने खत्म हो गई है। वहीं स्वाति मालीवाल का कहना है कि वो बस काम करने आई है। उन्होंने लोगों से ताउन की अपील की है। कोई
गिला और कोई शिकवा किसी के साथ नहीं है। पुराना मैं कभी पीछे का नहीं सोचती, मैं हमेशा आगे का सोचती हूँ। और आगे अभी बहुत लंबा पीरियड है और बहुत ज्यादा काम है। और मैं पूरी दिल्ली की जनता से अपील करूंगी कि किसी के पास भी कुछ अच्छे आइडियाज हैं कि कमीशन कैसे फंक्शन करे, वो जरूर हमारे पास आए। ये दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं पुरुषों से भी अपील करूंगी और महिलाओं से भी अपील करूंगी, आए हमसे डिस्कशंस करें और हम अच्छा काम करेंगे। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के कसूरवार करार दिए गए याकूब मेमन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें समाअत कर रहे दोनों जज AR दवे और जोसेफ कुरियन की एक राय कायम नहीं हो सकी। इसके बाद मामले को बड़ी बेंच को सौंपे जाने का फैसला किया गया। याकूब ने सुप्रीम कोर्ट में अपने डेथ वारंट को चैलेंज किया है। वहीं याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए कई अरकान पार्लियामेंट समेत 291 अहम शख्सियतों ने सदर जमहूरिया को खत लिखकर मुआफी की फरियाद की है, जबकि समाजवादी पार्टी और MIM का कहना है कि इंसानी जिंदगी के फैसले से पहले तमाम बातों की तस्दीक जरूरी हो जाती है। मिस्टर बी रमन जो रॉ के इंचार्ज थे, बहुत अहम शख्सियत है जो इनके अरेस्ट करने में आगे थे। उनका जब लेटर सामने आया है तो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया और रिटायर्ड जस्टिस बेदी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने कहा कि अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट में इनके स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं किया गया तो मुझे लगेगा कि नाइंसाफी हुई है। और वो ये भी आगे कह रहे हैं कि आज सेक्शन 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को उनके एविडेंस को या तो खुद रिकॉर्ड कर लेना चाहिए या तो निचले अदालत में ट्रायल कोर्ट में भेज करना चाहिए। और इससे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत अफजाई होगी कि इंसाफ हुआ। और एक आदमी की मौत और जिंदगी का सवाल है। 300 400 लोग, देश के इंटेलेक्चुअल लोग जो देश में जिनकी एक हैसियत है, MP हैं, जजेस हैं, इन सब लोगों ने, कोई किसी ने इसलिए नहीं कि कोई याकूब मेमन की शख्सियत है, देश के कानून की बात है कि देश का कानून कहीं धुंधला न पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इंसाफ कहीं रह गया। तो हो रहा है, मुझे इंतजार है कि जरूर सारे पॉइंट्स को देखते हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट जरूर कोई अच्छा फैसला करेगी। देखिए, इससे एक बात तो साबित होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी के पास क्लैरिटी नहीं है याकूब मेमन को फांसी देना या नहीं देना चाहिए। एक बेंच ने ऑलरेडी दे दिया था। अब जो बेंच बैठा हुआ है उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जो पहला फैसला लिया गया है ये हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी की वजह से लिया गया है। उसमें क्लैरिटी नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब लार्जर बेंच की तरफ ये रेफर किया है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर इंसाफ डिलीवर करना है, अगर ये दिखाना है कि हम सचमुच इंसाफ कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी ना होते हुए उसे लार्जर बेंच के पास भेजना चाहिए, पूरा वक्त लेना चाहिए। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि अगर आप किसी निरपराध आदमी के खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो वो जस्टिस नहीं होगी। अगर सही मायनों में अगर जस्टिस देना है तो थोड़ा वक्त और ले लीजिएगा। इतने साल रुके हैं आपने, लेकिन पूरी तरह से कन्विंस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी ने कि हम जो फैसला कर रहे हैं वो सही फैसला है। पंजाब में गुरदासपुर के दीनानगर में जहां दहशतगर्दों ने हमला किया था, वहां 8 जिंदा ग्रेनेड बरामद हुए, जिनको डिफ्यूज कर दिया गया। बम नाकारा करने की कार्रवाई के दौरान ही कुछ धमाकों की हल्की आवाजें सुनाई दी, जिससे मकामी लोगों ने बम विलास की अफवाह फैला दी। वाज़ेह है कि दीनानगर में पीर को दहशतगर्दाना हमला हुआ था। 11 घंटे तक चली मुठभेड़ में सभी तीनों हमलावरों को मार गिराया गया। इस हमले में गुरदासपुर के SP डिटेक्टिव बलजीत सिंह समेत 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें 5 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। साथ ही 3 होमगार्ड और 3 आम शहरी भी मारे गए हैं। जख्मी पुलिस वालों ने बताया कि हमलावरों में एक औरत भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुसे दहशतगर्दों ने गुरदासपुर के दीनानगर में दाखिल होकर हमला बोला। हमलावर फौजी वर्दी में थे, जिन्होंने थाने के अंदर एक फैमिली को जबरन रोककर उसे अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। पंजाब में गुरदासपुर के दीनानगर में पीर को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा के गुड़गांव में भी पुलिस ने हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए हैं। गुड़गांव पुलिस ने क्राइम की 10 टीमों समेत सिविल ड्रेस में पुलिस के 350 जवान तैनात किए हैं। मॉल, बस स्टैंड, बाजार समेत सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि गुड़गांव के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। हमला हुआ है, उसके बाद हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सुबह ही इंफॉर्मेशन मिल गई थी
उसके बाद हमने अपने सभी पुलिस स्टेशंस को और स्पेशल पुलिस दस्तों को अलर्ट कर दिया है। जो हमारी स्वॉट टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स हैं, उनको हमने फील्ड में उतार दिया है और सब संदिग्ध व्यक्तियों पे और स्थानों पे नजर रखी जा रही है। हमारी काफी डिप्लॉयमेंट सिविल में की गई है ताकि जो है ढंग से इस पे कार्रवाई की जा सके। मॉल्स में और जो बाकी इस तरह की चीजें हैं जहां पे उन सबको भी सेंसिटाइज कर दिया गया। पंजाब के गुरदासपुर में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी तरह के क्रिकेट से साफ इंकार कर दिया है। बीसीसीआई का कहना है कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी से समझौता करके कोई क्रिकेट सीरीज नहीं खेली जा सकती। बीसीसीआई सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर मुल्क की सिक्योरिटी और अमन पर कोई आंच आती है तो वो कोई खेल साथ नहीं खेल सकते हैं। ठाकुर ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलने से इंकार नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान जब तक ऐसी हरकत करेगा सीरीज नहीं होगी। आपको बता दें कि आईसीसी ने यूएई में हिंदो पाक सीरीज कराने की तजवीज रखी है, लेकिन इस हमले के बाद इस सीरीज पर परेशानी के बादल छा गए हैं। बीसीसीआई साफ कर चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए अमन का माहौल सबसे जरूरी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए, उससे पहले हम क्रिकेट फील्ड पर नहीं जा सकते जब तक ये आतंकवादी हमले होते रहेंगे। एक और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौटकर देखते हैं बेदार अक़वामी खबरें।